हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, जिसमें हमने ये न्यू टैक्स स्लैब तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे सरचार्ज की। तो सरचार्ज तो आपको पता है कि टैक्स ऑन टैक्स होता है सरचार्ज। ठीक है, जब भी हमारी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होती है तो हमें क्या होता है, उस पर सरचार्ज देना पड़ता है। सरचार्ज में जब हमारी इनकम यहाँ पर दे रखा है 50 लाख से ऊपर है बट डज नॉट एग्जीड 1 करोड़, 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो 10%। फिर अगला है, नेक्स्ट है 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होता है तो हमें 15% देना होता है। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होता है तो हमें 25% देना होता है। और 5 करोड़ से ऊपर होता है तो हमें 37% टैक्स देना, सरचार्ज देना होता है, सॉरी। और जो हमारी ये जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हमारा इसमें क्या दे रखा है, जो अंडर सेक्शन 111A 111(2) ऊपर एक्सक्लूडिंग था, इसमें इंक्लूडिंग है। 111A तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है। 111(2) वो 112 हमारा 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जो भी हमारी स्पेशल इनकम होती है उसके केस में हमें जितना भी दे रखा है 15% हमें सरचार्ज देना होता है। ठीक है, ये तो सेम है, बिल्कुल वैसा ही है असेसमेंट वाले चैप्टर जैसा। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल मार्जिनल रिलीफ भी आपको पता होगा। जब भी हमारी इनकम क्या होती है, मार्जिनल रिलीफ के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ से। वैसे मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, जितना भी टैक्स और सरचार्ज बना है और उसमें से जो भी हमारा एक्सीडिंग इनकम है बन रही है हमारी, जैसे 1 लाख हमारी इनकम बन रही है 1 करोड़ 2 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 2 लाख पर हम टैक्स और सरचार्ज निकालते हैं तो वो आता है 33,03,375 टैक्स और सरचार्ज। अब हम ये देखते हैं कि हमारी इनकम 1 करोड़ से कितना ज़्यादा है। हमारी इनकम थी 1 करोड़ 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख थी। 2 लाख पर मैं हाइयर रेट से टैक्स लगाती हूँ तो मेरा 60,000 आता है, जिसमें से मैंने और टैक्स कितना टैक्स मेरा बनता है, हमने सरचार्ज निकाला इस पर 4,30,870। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी एक्सीड कर रही है ना हमारी इनकम, जैसे कि 1 करोड़ 2 लाख थी तो 1 करोड़ 2 लाख का एक्सीडिंग अमाउंट हो गया हमारा 2 लाख। और टैक्स जितना बना, टैक्स और सरचार्ज में से जितना भी एक्सीड कर रहा है ना अमाउंट, और जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसकी हमें क्या मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है। जैसे कि ये होता हमारा मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन जैसे है वो आपको पता ही है, 4% लगता है। अब उसके बाद करें बात हम रूल्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। इसमें पॉइंट है, हु विल डिडक्ट द टैक्स, कि टैक्स किसको काटने का अधिकार होता है। जो भी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है उसको ये राइट होता है कि वो उस पर TDS काटे, टैक्स काट कर उसको सैलरी दे। व्हेन टैक्स विल बी कैलकुलेटेड, टैक्स कब कैलकुलेट होगा, इसमें सेकंड पॉइंट है व्हेन टैक्स विल बी डिडक्टेड, कि टैक्स कब कटेगा, जब किसी भी SSC की जो इनकम है वो क्या होगी, मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा होगी, तब हमारा टैक्स कटेगा, TDS कटेगा। ठीक है, उसके बाद है सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, कि कई बार क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर की जगह के यहाँ पर काम करते हैं, तो वैसे तो क्या होता है कि एम्प्लॉयर काट के देता है सैलरी। ठीक है, पर अगर हम बहुत जगह काम कर रहे हैं, 2 जगह काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि जिस भी एम्प्लॉयर को जो भी एम्प्लॉयर मुझे पसंद है उसको मैं ये बोल देती हूँ कि आप ना मेरी हर मंथ, मैं यहाँ से भी इनकम अर्न कर रहा हूँ तो हर मंथ मेरी यहाँ से TDS, मेरी इस इनकम का भी TDS काट लेना। वैसे अगर हम मतलब अलग अलग ना कटवा कर एक एम्प्लॉयर से कटवा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर होच पोच ही नहीं रहती। ठीक है, इसमें यही बात हो रही है। फिर उसके बाद है TDS आफ्टर कंसिडरिंग इनकम अंडर अदर हेड्स। इसमें क्या बात हो रही है कि जो हमारी अदर हेड्स की इनकम होती है उस पर भी तो TDS कटता है। देखिए, अगर जो एम्प्लॉई है उसने एम्प्लॉयर को बता रखा है कि मेरी इसी हेड से भी इनकम है तो वो उस पर भी TDS काटेगा और वो सरकारी खजाने में जमा करा देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वो नहीं बताता और बैंक में जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है तो बैंक हर महीने उसका 10%
इंटरेस्ट काट TDS काट लेता है, जो भी उसका इंटरेस्ट आता है इंटरेस्ट पर TDS काट के उसको पैसा देता है। पर वो जो बैंक होता है वो 10% से TDS काटता है, जबकि हो सकता है उसकी जो मतलब इतना पैसा जमा है बैंक में कि वो 30% की रेंज में आ रहा है। तो जो बीच का 20% होगा ना, वो टैक्स असेसी खुद देगा, क्योंकि उसने बताया नहीं एम्प्लॉयर को। अब उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उस पर TDS काट, जब अपना वो सेल्फ असेसमेंट करेगा रिटर्न भरते टाइम, तो तब वो जो एक्स्ट्रा टैक्स होगा वो पे करेगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो सारी इनकम अपने एम्प्लॉयर को बता दे, ठीक है। एग्जेम्पशन रिगार्डिंग HRA हाउस रेंट अलाउंस। HRA मिलता है, जो भी लोग किराए पर रहते हैं उनको क्या मिलता है, HRA मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किराए पर नहीं रहते पर तब भी HRA मिलता है, तो कंपनी वाइज कंपनी मैटर करता है। तो अगर जो लोग किराए पर रह रहे हैं, ठीक है, किराए पर रह रहे हैं और वो 3,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा किराया दे रहे हैं, तो उन्हें अपने पास अगर 3,000 रुपये से ज़्यादा किराया दे रही हैं तो उन्हें क्या करना होगा, जो रसीद है ना, रसीद को, जो उन्हें रसीद मिल रही है वहाँ से जब वो किराया दे रहे हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयर को जमा करानी होगी, ठीक है, तभी उनको डिडक्शन मिलेगी। अगर वो अमाउंट, यहीं पे ये बात हो रही है फर्स्ट पॉइंट में, ए पॉइंट में, इफ़ द अमाउंट ऑफ HRA डज नॉट एक्सीड 3,000, कि अगर जो अमाउंट 3,000 से कम है तो ही विल ग्रांट एग्जेम्पशन रिगार्डिंग रेंट पेड ऑन अ स्टेटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। ही विल नॉट इंसिस्ट समथिंग, जो भी रेंट की रिसीव होगी उसको अपने पास रखनी है। और फिर अगले नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि HRA अगर हमारा 3,000 से ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर तभी उसका एग्जेम्पशन देगा, तब वो जब वो अपनी जो उसने रिसीव वहाँ से रसीद मिली है उसे, द एग्जेम्पशन रिगार्डिंग रेंट पेड आफ्टर रिसीविंग द रेंट रिसिप्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय, की जब भी वो वहाँ पर जो रिसिप्ट मिली है उसको, जब उसने रेंट पे किया था, जब उसका रसीद मिली तो वो जो रसीद है वो एम्प्लॉयर को जमा करवाएगा, ठीक है। इफ़ द एनुअल एग्जिट, अगर जो एनुअल रेंट है, पूरा साल का जो रेंट है 1,00,000 रुपये से ज़्यादा बनता है, तो उसको क्या करना होगा, जो पैन की कॉपी है वो एम्प्लॉयर को जमा करानी होगी, तभी उसको डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद है पेमेंट ऑफ सैलरी इन द फॉरेन करेंसी की, जो फॉरेन करेंसी में हमारे बंदे काम कर रहे हैं उनको जो सैलरी दी जाएगी उस पर TDS कैसे काटा जाएगा। अब जो फॉरेन करेंसी में उसको, मतलब जो फॉरेन में रह रहा है बंदा, उसको हम सैलरी दे रहे हैं तो वो फॉरेन करेंसी में ही देंगे, और जो टैक्स होगा वो भी उसमें ही काटा जाएगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ, अगला पॉइंट है पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। देखिए, परक्विजिट्स हमेशा नॉन मॉनेटरी होते हैं, जो भी कंपनी की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कार की सुविधा दे दी गई है ना, घर रहने, कोई हमें बिल्डिंग दे दी गई, उसमें कमरा दे दिया गया कि आप इसमें रह सकते हैं, मकान दे दिया हमें खुद का रहने का, ठीक है। तो ये क्या होती है, सुविधाएं होती है कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, ताकि वो अच्छे से दिल लगा के काम करें। अब इसमें कुछ बातें याद करने की हैं, तो वैसे तो बहुत बड़ा दे रखा है, पर मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में कराना चाहूँगी, ठीक है। तो मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। जब भी एम्प्लॉयर ना कोई भी जो परक्विजिट देता है एम्प्लॉय को, और जो परक्विजिट्स पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स भी एम्प्लॉयर खुद ही पे करता है। मतलब अगर वो सर्विसेज दे, कोई भी सर्विसेज या परक्विजिट्स हमें दे रहा है और वो उस पर टैक्स भी खुद दे रहा है, हमसे टैक्स नहीं ले रहा, ठीक है। तो उससे हमें जो भी सैलरी में जो भी TDS घटाते हैं ना, तो अब हमें क्या, इसमें पहली बात है, सैलरी में जब भी हम TDS घटाएंगे, TDS तो उसका घटेगा परक्विजिट्स का, उस टाइम हमें क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। और जब एम्प्लॉयर ने टैक्स दे दिया तो हमें खर्चों में डिडक्शन, तो जो एम्प्लॉयर है ना, बेशक उसने खर्चा किया है, हमारे लिए किया, लेकिन उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें 2-3 बातें अब मैं बता देती हूँ आपको। जब भी सैलरी में से TDS घटाएंगे तो हमें टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, TDS का क्रेडिट मिल जाएगा। जब भी हम घटाते हैं ना, तो जब भी हम टोटल इनकम में से हमने जो TDS दे दिया होता है वो उसको हम घटाते हैं ना, तो वो क्रेडिट मिल जाता है हमें, ठीक है। सेकंड बात है कि एम्प्लॉयर ने अगर जो टैक्स दिया है परक्विजिट्स पर, तो उसको अपने खर्चों में डिडक्शन नहीं दी जाएगी, ठीक है। और जो परक्विजिट्स का जो हमारा टैक्स, जो एम्प्लॉय ने, अगर वो एम्प्लॉय है
एम्प्लॉय को जो परक्विजिट्स मिले उस पर अगर उसका एम्प्लॉयर उसको उस पर टैक्स नहीं देता, अगर एम्प्लॉयर जो उसने परक्विजिट उस एम्प्लॉय को दिए हैं उस पर वो टैक्स नहीं देता तो वो एम्प्लॉय को देने पड़ते टैक्स, ठीक है। तो जो भी वो टैक्स बचा ना, उसका एम्प्लॉय का जो भी बचत हुई उसको हमें अपनी इनकम में इनकम की तरह शो नहीं करना, ठीक है। समझ आ गई ये बात आपको। अब उसके बाद अगला पॉइंट है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 बाय द एम्प्लॉयर। देखिए रिलीफ मिल रहा है हमें अंडर सेक्शन 89 कि पिछले साल का कोई एरियर था इसमें, ठीक है, जो कि हमें मिल गया, इस साल मिल गया, यानी कि एरियर यानी पिछला साल मुझे कुछ बकाया पैसा था मेरा 1-2 लाख रुपया किसी के पास उधार था, पर वो मेरे को तब नहीं दिया उन्होंने, पर अब दे दिया, जिसके कारण मेरी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए और इस कारण मेरी इनकम बढ़ गई और इनकम पर मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ा, ठीक है। पर अगर अगर फिर तो ये कहता है अब मेरे को अब बाद में पैसा मिला है, इसके कारण मेरे को टैक्स ज़्यादा देना पड़ा क्योंकि मेरी इनकम ज़्यादा बन गई, तो फिर हम पंगे पाएंगे टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कि ये तो उनकी प्रॉब्लम थी ना, उन्होंने पैसा मुझे पहले क्यों नहीं दिया। अब ये भी हो सकता है कि उस टाइम मेरी इनकम कम बन रही हो और अगर मेरे को उस टाइम पैसा मिलता तो मुझे कम टैक्स पे करना पड़ता, इस टाइम मेरे को 30% से पे करना पड़ रहा है, उस टाइम मेरे को 5% या 20% से पे करना होता है ना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जितना भी डिफरेंस आ रहा है ना उसका हम आपको रिलीफ दे देते हैं, ठीक है। तो जो रिलीफ होगा वो टीडीएस, वो जब हम टैक्स में से जो भी हमने जैसे टोटल इनकम आती है उसमें से हम क्या घटाते हैं, टीडीएस और एडवांस टैक्स वगैरह घटाते हैं, तो उसमें से रिलीफ भी हमें घटा देना है, सिंपल है। अब है एडजस्टमेंट रिगार्डिंग टीडीएस डिडक्शन ऑफ टैक्स। इसमें यही है कि एडजस्टमेंट करते हैं जब भी कोई, तो हमें क्या करना होता है, टीडीएस का क्रेडिट ले लेना होता है, ठीक है। इसी वही रिपीटेड पॉइंट आ रहा है, डिपॉजिट ऑफ टैक्स। ये है कि एम्प्लॉयर को सरकारी खजाने में टीडीएस काट कर जमा कराना होता है और हर साल में 4 बार आईटीआर भरनी होती है, ठीक है। उसके बाद है फाइलिंग ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट कि क्वार्टरली स्टेटमेंट भरनी होती है, उन्हें कब कब भरी जाती है, 30 जून को भरनी है और उसको भरने के लिए आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, 31 जुलाई को भर सकते हैं वो, ठीक है। फिर उसके बाद 30 सितंबर है जिसके लिए भी हमारे पास 1 मंथ का टाइम होता है, 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं। फिर 30 दिसंबर से का टाइम होता है, थर्ड हमारा होता है क्वार्टरली का, और फिर उसके लिए भी 1 मंथ का टाइम दिया जाता है भरने का, 31 जनवरी तक हम इसे भर सकते हैं। फिर होता है कि 31 मार्च जो लास्ट क्वार्टर रहेगा हमारा उसमें, और उसको भरने का हमारा टाइम दिया जाता है 2 मंथ, लास्ट वाले को 2 मंथ दिया जाता है। फिर उसके बाद है फर्निशिंग स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट कब तक भरनी होती है, फर्निश स्टेटमेंट कब तक हमें स्टेटमेंट दे दी जाती है। जो हर एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय को हर हालत में 15 जून तक फॉर्म नंबर 16 दे देता है एम्प्लॉयर, कि पूरे टीडीएस का ब्यौरा दे देता है, तभी तो उसके बेस पर वो आईटीआर भरते हैं, फिर नहीं तो आईटीआर भरने में लेट हो जाता है। तो एम्प्लॉयर को हमेशा एम्प्लॉय को 15 जून तक हर हालत में क्या करना होता है, फॉर्म नंबर 16 देना होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फर्निशिंग ऑफ एविडेंस ऑफ क्लेम बाय एम्प्लॉय फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 192 कि अगर एम्प्लॉय डिडक्शन की मांग कर रहा है तो उसे कौन कौन से एविडेंसेस और को देना होता है एम्प्लॉयर को। उसको फॉर्म नंबर 12B भी भरना होता है, वो भी प्रिस्क्राइब मैनर में जो भी दिया गया है। उसको क्या करना होता है, अगर उसका हाउस रेंट उसने 1 लाख रुपए से ज़्यादा दिया है तो तब भी वो डिडक्शन की मांग कर सकता है। एलटीसी के लिए कोई कंसेशन दिया गया है की मांग कर सकता है। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन कि जो भी उसने इंटरेस्ट लोन लिया था घर बनाने के लिए तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन की मांग कर सकता है, ठीक है। और एटीसी से एटीओ की डिडक्शन की मांग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इलस्ट्रेशन आ रहा है 1, चलिए करते हैं।
An employer C would receive the following during the financial year 2021 and 22. सैलरी मिल रही है उसे, सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन काट रखी है 50,000 की, उसके बाद काटने के बाद दे रखी है 8,67,500। ठीक है, उसके बाद हिज एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में उसका पैसा दे रखा है 62,000। एंड ही पेड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 12,000 रुपये की पॉलिसी उसने ले रखी है। ठीक है, और अपनी लाइफ के लिए ले रखी है। ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971 एंड पेज 1,000 टुवर्ड्स दैट। कंप्यूट करना है हमें उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी एंड लाइबल टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, द अमाउंट टू बी डिडक्टेड। पहले हम लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सैलरी हमें दे रखी है 8,67,500 की, जिसमें से हमारे 80C की उसको डिडक्शन मिल जाएगी। 80C के अंडर कौन सी मिल जाएगी? आरपीएफ की मिल जाएगी, जो कि हमारा उसे 62,000 रुपया है। ठीक है, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की उसको मिल जाएगी डिडक्शन, और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो उसका पैसा है वो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। टोटल हो जाएगा 75,000। और ये सॉरी 8,67,500 में से 75,000 कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7,92,500। इस पर हम टैक्स निकालेंगे। हमने ये माना है कि ये क्या है, नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, उसके केस में हमने टैक्स कैलकुलेट किया है। आप ये नोट डाल सकते हैं, एज्यूमिंग दैट सी इज़ ए नॉर्मल पर्सन। ठीक है, वर्किंग नोट में ज़रूर डाल दीजिएगा। टैक्स ऑन 2,50,000 पर नील होता है हमारा। ठीक है, अगले 2.5 लाख पे 5% से लगता है, और अगले जो भी बैलेंस होता है उस पर, अब बैलेंस बच रहा है ना यहाँ पे, अगले 5 लाख पे 20%, तो हमारा बैलेंस बचा है 2,92,500, तो उसका 20% हम निकाल लेंगे। टोटल टैक्स आया हमारा 31,000। ठीक है, सरचार्ज कोई बनता नहीं है, उस पर HEC 4% HEC निकाल लेंगे, ये हमारा TDS आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमें TDS देना है अभी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये टोटल पूरा एनुअली निकाला है इसने, 73,840। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हमें पर मंथ कटाना है, पर मंथ हमें इसलिए कटाना है TDS, क्योंकि हमेशा जब भी हमें पैसा मिलता है उसके साथ के साथ कटता है वो। ठीक है, हाँ, सोर्स से साथ के साथ कटता है, तो उससे ना तो हम पे बर्डन आता है और ना ही डिपार्टमेंट को कोई पंगा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 73,840 को हम कर देंगे डिवाइड 12 से। 12 से क्यों, मंथ है, 12 मंथ, तो ये आ जाएगा हमारा 6,153। हर महीना इतना पैसा क्या हो जाएगा, सरकार के पास जमा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर डी इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एट उदयपुर, पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख, ही वुड रिसीव द फॉलोइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22। सैलरी मिल रही है उसको 9,60,000 की, DNS अलाउंस मिल रहा है 2,80,000 का, बोनस मिल रहा है 80,000 का, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है उसको 150 रुपये पर मंथ फॉर 1 चाइल्ड। अच्छा, उसके बाद रेंट फ्री हाउस दे रखा है उसको, फेयर रेंट वैल्यू दे रखी है 1,50,000 की। हिज एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दे रखा है, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका 96,000। उसके बाद उसने लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगा रखा है 12,000 का, डोनेशन दे रखा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 10,000 का। कंप्यूट करनी है सैलरी टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड द अमाउंट ऑफ डिडक्टेड। सैलरी की इनकम, DNS अलाउंसेस, बोनस, उसको जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।